हेलो एवरीवन। तो भाई आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल प्रॉपर्टीज और उसके ट्रेंड इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लास्ट लेक्चर में आपने देख लिया होगा, लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज मैं इसकी केवल आपको 4 प्रॉपर्टीज बताऊंगा। प्रॉपर्टीज वैसे बहुत सारी हैं बट मैं आज केवल 4 ही प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा। कौन कौन सी मैं आज डिस्कस करने वाला हूं? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या सिंपली क्या बोल दें, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ध्यान देना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स लिखे हैं तो यहां एफ नहीं आएगा क्योंकि एफ क्या होते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, उसको अलग पार्ट में डिस्कस किया गया है। यहां मैं आपको 4 प्रॉपर्टी बताने वाला हूं। 4 कौन कौन सी? 1 बाय 1 मैं लिख देता हूं, फिर मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा सभी को। सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? वेरिएशन या ट्रेंड, वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। मतलब क्या वेरिएशन आता है उसकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। पता होगा सभी को लेफ्ट टू राइट ही मूव करना, क्योंकि सीरीज में ये हमने लर्न किया है। नेक्स्ट उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और फोर्थ इसकी बताऊंगा मैं आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में ये 4 चीजें डिस्कस करूंगा। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी, देन वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, थर्ड वन इज ऑक्सीडेशन स्टेट, फोर्थ वन इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। और क्या इनके ट्रेंड्स रहते हैं, किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, किस तरीके से ये डिक्रीज करेगी, किस तरीके से इंक्रीज करेगी, ये सारे पॉइंट्स आज मैं लेके आया हूं। तो ये सारे पॉइंट्स बना के मैं आपको डिस्कस कराऊंगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या पॉइंट है, मीन्स सबके पॉइंट्स बना के हम डिस्कस करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस क्या करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी। सो नाउ हियर आई हैव रिटन सम पॉइंट्स रिगार्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं यहाँ, उन पॉइंट को मैं भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। ध्यान से समझेंगे सारे पॉइंट्स को। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बनाया है फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए कि एक्सेप्ट मरकरी, किसको छोड़ गए? मरकरी को छोड़ गए। एक्सेप्ट मरकरी ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स और टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज, वो सारे किसको छोड़ के बता रहा हूं मैं? ये मरकरी को छोड़ के बता रहा हूं, क्योंकि मरकरी क्या होता है? लिक्विड होता है, और बाकी सारे क्या होते हैं? ऑलमोस्ट सॉलिड होते हैं। तो सारे सॉलिड होते हैं, मरकरी लिक्विड होता है, तो इसलिए जो प्रॉपर्टीज इस पॉइंट मैंने लिखी है वो सारी सॉलिड्स की लिखी है। क्या क्या? हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। अब मरकरी तो शो नहीं करेगा टेंसिल स्ट्रेंथ क्योंकि वो तो लिक्विड होता है। उसके बाद डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और मेटेलिक लस्चर। मींस ये सारी प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट शो करते हैं। किसको छोड़ के? मरकरी को छोड़ के, क्योंकि ये सारी जो प्रॉपर्टी यहां लिखी गई हैं दे आर ऑफ सॉलिड्स नेचर, बट यहां मरकरी क्या होता है? लिक्विड। तो मरकरी लिक्विड होता है, इसीलिए मरकरी को छोड़ के बाकी जो प्रॉपर्टी हैं ये सारी ट्रांजिशन एलिमेंट शो करेंगे, क्योंकि वो क्या होते हैं? नेचर में सॉलिड होते हैं। और सॉलिड भी कैसे? हार्ड सॉलिड। तो नेक्स्ट पॉइंट मैंने यही बनाया है, ऑल आर वेरी मच हार्ड। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं दे आर वेरी मच हार्ड। फिर से एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी आएगी, वेरी हार्ड एंड हैव लो वोलेटिलिटी। अब जब हार्ड होंगे तो वेपर जल्दी से नहीं बनेंगे, वेपर जल्दी बन के नहीं उड़ेंगे। किसको छोड़ के? एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। इन तीनों को छोड़ के सारे के सारे क्या होते हैं? वेरी मच हार्ड एंड हैव लो वोलेटिलिटी। रीजन मैंने ऊपर वाले के बता दी, क्योंकि मरकरी क्या होता है? लिक्विड। यहां जिंक एंड कैडमियम एंड मरकरी ये तीनों क्या होते हैं? नोबल गैसेज, नोबल मेटल होते हैं। और जो नोबल मेटल होते हैं इनकी प्रॉपर्टी इन सबसे अलग रहेगी, क्योंकि मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट कंसिडर्ड और रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि इनका ऑक्टेट या ये कह सकते हैं इनका जो डी ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है? फुल्ली फिल्ड होता है। डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहां। ठीक है, और ट्रांजिशन एलिमेंट किनको बोलते हैं? जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये फुल्ली स्टेट शो करते हैं, दैट्स व्हाई देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। ठीक है, नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो
देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी हाई। क्या रहेगा? हाई, क्योंकि मैंने पहले ही बताया वेरी मच हार्ड होते हैं, हार्ड होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी क्या रहेगा? हाई। बट यहां केवल इसके कारण हार्ड नहीं, इस हार्डनेस के कारण ही इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं है, उसके पीछे रीजन लिखा मैंने यहां, देयर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी हाई बिकॉज ऑफ देयर हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी क्या होती है? हाई होती है। अब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मींस कि जब हम एक मोल बॉन्ड को तोड़ते हैं, ध्यान से सुनना, when we are breaking 1 mole of bond at that time how much energy change is taking place to convert it into gaseous atom, तब जो एनर्जी वहां लगती है वो क्या कहलाती है? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। दोबारा सुनिए, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा when we want to break 1 mole of bond completely, एक मोल बॉन्ड कंप्लीटली तोड़ना है, किसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए? उसको गैसियस एटम में कन्वर्ट करने के लिए, तो वहां जितनी एनर्जी चेंज होगी दैट विल बी कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और आपने ये 11th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट एमपी, चलो एमपी बीपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात होगी कि हाई होता है क्योंकि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उनकी हाई होती है। बट जो एमपी होती है उसमें एक इरेगुलर ट्रेंड देखने को मिलता है, मतलब कहीं बढ़ती है कहीं घटती है, ऐसा क्यों होता है? यहां से क्वेश्चन कई बार बनता है, ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट करना। मेल्टिंग पॉइंट विल राइज, जो मेल्टिंग पॉइंट होगा इट विल राइज टू द मैक्सिमम, मतलब जो मैक्सिमम ये राइज करेगा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो बढ़ेगा मैक्सिमम कहां तक बढ़ेगा? जहां डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। मींस इफ वी आर हैविंग D5 कॉन्फ़िगरेशन तो D1 से लेकर D5 तक ये मैक्सिमम बढ़ेगा, बट उसके बाद क्या हो जाएगा? डिक्रीज, देन डिक्रीज रेगुलरली, फिर उसके बाद क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा रेगुलरली। तो कहने का मतलब स्कैंडियम से Fe या Mn तक क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा, बट उसके बाद क्या हो जाएगा? डिक्रीज। बट एक चीज देखने को मिलती है, क्या? वो चीज नोट करनी है, यहां में लिखा है बट देयर इज अ सडन फॉल, एक सडन फॉल होता है, मतलब एकदम से मेल्टिंग पॉइंट डाउन हो जाता है। किसकी वैल्यूज का है? किसका? इन वैल्यूज ऑफ Mn एंड Tc। अगर मैं बात करूं स्कैंडियम सीरीज की या 3D सीरीज की तो उसमें किसका? Mn का। और अगर मैं यट्रियम सीरीज की बात करूं, 4D सीरीज की बात करूं तो किसका? टेक्नीटियम का। या तो इन दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट एकदम सडन फॉल हो जाता है। फिगर आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, उस फिगर में ध्यान से देखिए कि किसका मेल्टिंग पॉइंट एकदम से डाउन गया है। हालांकि टंगस्टन का डाउन नहीं गया, केवल 3D सीरीज और 4D सीरीज में डाउन गया है। 3D सीरीज में Mn का डाउन गया है और 4D सीरीज में Tc का डाउन गया है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ है? मैंने रीजन लिखा है यहां, बिकॉज ऑफ देयर लो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। Mn और Tc की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होती है? कम। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कम का मतलब मैंने थोड़ी देर पहले आपको डेफिनेशन बताई थी। हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है कि 1 मोल बॉन्ड को कंप्लीटली तोड़ना है और उसको एटम्स में कन्वर्ट करना है, तो वहां जो एनर्जी लगेगी। तो यहां मैंने कहा Mn और Tc की क्या होती है? लो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये होगा कि Mn और Tc को अगर हमें एटम में कन्वर्ट करना है, गैसियस एटम में कन्वर्ट करना है, तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी बहुत ही कम लगेगी। और अगर कम लगेगी तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि जब हम उसको जल्दी तोड़ देंगे तो फिर मेल्टिंग में एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करेगा? कोई एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, क्योंकि हमें मेल्ट करना है तो मेल्ट करने के लिए हमें बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे और इसके बॉन्ड जल्दी टूट जाते हैं, तो जल्दी टूट जाएंगे तो मेल्ट जल्दी हो जाएगा। कितनी वैल्यू दे रखी है यहाँ? Mn की जो वैल्यू होती है दैट इज 281 किलोजूल पर मोल, और जो Tc टेक्नीटियम की जो वैल्यू है दैट इज 661। ये कंपेयर मत कर लेना कि सर ये तो 281 है और 661 तो ये तो ज्यादा हो गई। भाई मैंने कहा ये 3D सीरीज का है और ये 4D सीरीज का है। अपनी सीरीज में इसकी सबसे कम होती है और Mn की सीरीज में, जो 3D की सीरीज में Mn की सबसे कम होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से मैं दोबारा बता दूं, मेल्टिंग पॉइंट विल राइज अप टू D5, तो मेल्टिंग पॉइंट D1 से D5 तक राइज करेगा, बट देयर विल बी अ सडन फॉल इन Mn एंड Tc वैल्यू। इन दोनों की वैल्यू में सडन फॉल मिलेगा। वो सडन फॉल किसके कारण है? इन दोनों की लो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के कारण।
ठीक है, कितनी कितनी होती है, Mn की होती है 281 और Tc की कितनी होती है 661 किलोजूल पर मोल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑल एलिमेंट्स में जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं दे शो वन और मोर टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर। ये पॉइंट नोट करना है, एमसीक्यूज या ये कहूं कि फिल इन द ब्लैंक्स या असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन बनेगा। ध्यान से, ऑल एलिमेंट शो वन और मोर टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड Mn। मतलब जितने भी, मैंने यहाँ 2 सीरीज लिखी है, स्कैंडियम सीरीज, यट्रियम सीरीज बोले तो 3D सीरीज और 4D सीरीज। नीचे एक और सीरीज है कि मेरे पास जगह नहीं है, वो भी सेम ही है। बताऊंगा कैसे, आपको लर्न कैसे करना है, ट्रिक क्या है लर्न करने की, ध्यान सुनना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये 3D सीरीज आपकी है और ये आपकी 4D सीरीज है। इसके नीचे 5D सीरीज इमेजिन करके चलो कौन सी होगी, ला, हफ्ता, डब्लू रे, उससे अरना दे तो पीट आयो। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, ये जो 4 हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड Mn, मैंगनीज, इन चारों के स्ट्रक्चर नहीं होते, इन चारों के टिपिकल स्ट्रक्चर नहीं होते। यही पॉइंट उसने लिखा है, वन और मोर, सबके कितने होते हैं, तो एक होता है या ज्यादा होते हैं सबके, बट टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर होते हैं एक्सेप्ट किसको छोड़कर, जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड Mn को छोड़ के, बाकी सबके होते हैं। लर्न करने का तरीका बता दूं, ध्यान से सुनना। इसके लर्न कर लीजिए, इसके और इसके नीचे वाले के ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे, क्योंकि जो स्ट्रक्चर इसके बनेंगे वही स्ट्रक्चर इसके बनेंगे, वो स्ट्रक्चर नीचे वाले के बनेंगे। तो एक के बना लीजिए, यहां मैं लिख देता हूं, दैट इज, मैंने लिखा यहां H B, तो फिर यहां भी क्या लिखूंगा, HB। ठीक है, HB मैंने कोमा लगाया बीच में। अभी आपको बताऊंगा कि H का मतलब क्या है, B का मतलब क्या है। हमने सॉलिड स्टेट चैप्टर में अपने क्यूबिक स्ट्रक्चर पढ़े थे क्यूबिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, HCP, CCP, BCC, FCC पढ़े थे। बट वहां पे जो स्ट्रक्चर बने थे, क्लोज पैक स्ट्रक्चर बने थे, वो आपके CCP बने थे या BCC बने थे या आपके HCP बने थे। तो यहां 3 ही चलेंगे आपके, ये HCP चलेगा, BCC चलेगा और CCP चलेगा, FCC यहां कहीं नहीं आएगा। तो ध्यान से सुनना, H का मतलब यहां HCP, B का मतलब यहां BCC। इसके बाद फिर से H एंड B, इसके बाद फिर से नीचे भी क्या आएगा, H एंड B। जहां भी H है उसका मतलब क्या मानिए, HCP, B का मतलब क्या मानिए, BCC। इसके बाद इसका भी मैंने कहा, इसका HB, BB, Mn किस कैटेगरी में आया था, जिसका स्ट्रक्चर नहीं बनता। तो यहां क्या लगा दूं, क्रॉस का मतलब Mn का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, और मैं वो सर्कल भी कर देता हूं। और किसका नहीं बनेगा, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। मेरे पास मैंने स्ट्रक्चर किस किसका लिया है, यहाँ जिंक का लिया है, कैडमियम का लिया है और उसके नीचे किसका आ जाएगा, मरकरी का। तो इनके नीचे पहले से क्या लगा दो, क्रॉस लगा दो। क्रॉस का मतलब इनके स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे। ठीक है, हालांकि आपको जब आप अपनी एनसीईआरटी बुक में पढ़ोगे तो वहां ब्रैकेट में इनके नीचे HCP लिखा मिलेगा, किसके नीचे, Mn के नीचे और CD के नीचे, दोनों के नीचे HCP स्ट्रक्चर बनते हैं। बट उसने पहले मेंशन कर दिया कि टिपिकल स्ट्रक्चर्स इनके नहीं होते, तो मैंने इसके स्टेटमेंट के हिसाब से क्रॉस लगा दिया कि ये स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद Fe कैसा बनाता है, ये भी बनाता है H का मतलब HCP। ठीक है, उसके बाद ये CCP, ये CCP और ये CCP। ध्यान से सुने, HB, BB, तो यहां भी क्या हो गया, HB, BB। अब मैंने बताया कि ये कैसा बनाता है, ये HCP बनाता है, CD भी कैसा बनाता है, HCP बनाता है। तो HCP के नीचे क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा H। ठीक है, फिर यहां पर भी H, यहां C, यहां C, यहां C। मैंने बताया जो ऊपर वाला बनाएगा वही नीचे वाला बनाएगा। बात समझ में आ गई। ये बना रहा है HCP, BCC, HCP, BCC, BCC, BCC। ये मैंने बताया कि वैसे नहीं बनाता, बट अगर मैं इसको बनाऊं तो यहां ब्रैकेट में आएगा HCP, मतलब HCP बनाता है। बट उसने स्टेटमेंट के हिसाब से मैंने यहां क्या लगाया है, क्रॉस लगाया है। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से मैं बता रहा हूं, तो इसलिए मैं इसको रब कर रहा हूं यहां से।
ठीक है, आपको यही याद रखना है कि ये लास्ट के 3 और एक Mn, इनका कोई टिपिकल स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, बट टी से क्या होता है, HCP, 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 CCP, 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 CCP। ठीक है, तो मतलब इनके स्ट्रक्चर ये बनेंगे। अगर मैं नीचे लिखूं लेंथेनम तो उसका भी क्या बनेगा, HB। लेंथेनम के बाद हफ्ता, हैफनियम क्या बनेगा, HB। मतलब जो इनके नीचे आएंगे उनके बिल्कुल सेम ही स्ट्रक्चर बनेंगे। मेरे पास जगह नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, नेक्स्ट सीरीज आप अपने आप बना सकते हैं लेंथेनम वाली। कैसे बनाओगे, यहाँ लेंथेनम, यहाँ होफनियम, यहाँ TA, फिर W, फिर रे, ओस्मियम, इरिडियम। तो उसी तरीके से जैसे एटम मैंने लिखे हैं, एलिमेंट में लिखे ऐसे ही आप लिखोगे। और नीचे अगर यहाँ HB है तो यहाँ भी HB है, नीचे भी क्या आएगा, HB, नीचे भी क्या आएगा, HB। यहाँ B है तो नीचे भी क्या आएगा, B, H, C। और इसके नीचे कौन आएगा, मरकरी। मरकरी का नहीं होता। बात समझ में आ गई। ये हो गया किसके बारे में, टिपिकल स्ट्रक्चर के बारे में। अब उसके बाद क्या है, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। दे मींस ट्रांजिशन एलिमेंट क्या बनाते हैं, कलर्ड कंपाउंड। एक सेपरेट टॉपिक आएगा, बताऊंगा, और आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे लर्न करना कि कौन सा कंपाउंड, कौन सा आयन कैसा कैसा कलर देता है। ठीक है, तो दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बनाया है, दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। पढ़ा था आपने सॉलिड स्टेट में, जो इंटरस्टिशियल साइट के अंदर आ जाता है। इंटरस्टिशियल साइट के अंदर जो आ गया तो वो किसी स्ट्रक्चर के अंदर आया है, किसी एटम के अंदर आया है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर आया है, किसी आयन के अंदर आया है, किसी क्रिस्टलिटिस के अंदर आया है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर लेटिस साइट के अंदर आया है तो वो क्या हो जाता है, इंटरस्टिशियल बन जाता है। ठीक है, और इंटरस्टिशियल में भी कौन से एटम आपके आ सकते हैं जिनका साइज छोटा होगा, उसमें आपका H आता है, C आता है, B आता है और N आता है। ठीक है, तो ये एटम आपके इंटरस्टिशियल साइट में आ सकते हैं। कौन कौन से मैंने बताया, H आ सकता है, C आ सकता है, B आ सकता है और N आ सकता है। ड्यू टू द स्मॉल साइज दे कैन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट एंड दैट्स व्हाई दे विल फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। अब मैंने आपको 4 बताई थी, ये एक मैच करवा चुका हूं। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट करेंगे अब वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। So now after physical properties, next is their variation in atomic and ionic sizes of transition metals. मैंने कुछ पॉइंट यहाँ लिखे हैं, 7 पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हैं, इनको डिस्कस करते हैं, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं पॉइंट्स बना के पढ़ें, क्योंकि पॉइंट्स बना के ही चैप्टर समझ में आएगा, वैसे पढ़ोगे इट विल नॉट बी क्लियर टू यू। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, पहले पॉइंट के अंदर मैंने लिखा कि एटॉमिक और आयनिक साइजेस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। ध्यान सुनना भी, एटॉमिक और आयनिक साइज डिक्रीज होते हैं विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ये बात हमने बेसिक 11th क्लास में पढ़ी थी कि व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज, आयनिक साइज डिक्रीज। रीजन क्या था उसके पीछे, इंक्रीज इन ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को वो जल्दी ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। बट यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां बीच में d ऑर्बिटल भी आता है, आउटर मोस्ट के बीच, आउटर मोस्ट से लेकर न्यूक्लियस के बीच में। तो न्यूक्लियस के बीच में, आउटर मोस्ट और न्यूक्लियस के बीच में d आता है, तो d की प्रॉपर्टी आपको स्टडी रखनी है। d की प्रॉपर्टी क्या है कि d जो करता है वो लेस सील्डिंग करता है। सील्डिंग इफेक्ट पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में। ठीक है, तो पॉइंट को दोबारा समझिए, एटॉमिक आयनिक साइज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स डिक्रीज करते हैं विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज एवरी टाइम इलेक्ट्रॉन कहां आ रहे हैं, डी ऑर्बिटल में। क्योंकि पता है ना कि डी में 1, डी में 2, डी में 3, डी में 4, डी में 5, डी में, क्योंकि एवरी टाइम इलेक्ट्रॉन इज कमिंग इनटू डी, दैट्स व्हाई द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर देयर। तो एवरी टाइम इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है, डी ऑर्बिटल में आ रहा है। डी ऑर्बिटल में आ रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए बाहर के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से, ताकि वो खींचे ना। बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि डी ऑर्बिटल क्या होता है, लेस सील्डिंग पावर उसकी होती है। तो इसीलिए अगर डी ऑर्बिटल की लेस सील्डिंग पावर है तो फिर न्यूक्लियस, मैं यहां ड्रॉ करके बताऊं तो ये न्यूक्लियस हो गया और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गए, ये आपके डी के इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हर बार इलेक्ट्रॉन डी में आ रहे हैं तो डी
बीच में आ गया न्यूक्लियस के और बाहर के इलेक्ट्रॉन के, तो डी की जो स्क्रीनिंग पावर है वो क्या है, लेस, तो इसीलिए इसका इफेक्ट नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो न्यूक्लियस जो है बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट, क्योंकि डी की स्क्रीनिंग पावर, शील्डिंग पावर पुअर होती है, लेस होती है, इसलिए डी अफेक्ट ज्यादा नहीं करता। तो फिर न्यूक्लियस बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर लेगा। अगर बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज के इंक्रीज, तो साइज इसके कारण कंप्रेस मींस डिक्रीज हो जाएगा, इसीलिए एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और इसीलिए एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज, साइज डिक्रीज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ड्यू टू द लेस शील्डिंग पावर ऑफ डी ऑर्बिटल साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो रिजल्टिंग इंक्रीज ईएनसी अट्रैक्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इनसाइड, तो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को वो कहां खींच लेगा, अंदर तरह खींच लेगा, कौन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब न्यूक्लियस का जो चार्ज हो बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, यहां बात हुई थी साइज की, अब साइज घटा है तो रेडियाई भी घटेगी। कहता है कि रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इंक्रीज फ्रॉम 3D टू 4D। मैंने बात की है, यहां मैंने बात की थी एक सीरीज की, यहां ये बात कर रहा है तीनों सीरीज की। तीनों सीरीज कौन कौन सी, 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला और ये तीनों चारों पॉइंट जो भी मैं कराऊंगा अभी, ये नीचे ऑल सारे ही पॉइंट इंपोर्टेंट है, बट ये 3-4 पॉइंट काफी इंपोर्टेंट, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए कैसे, रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इंक्रीज होती है, मतलब एक फिगर आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, उस फिगर में आप चेक कीजिए, आपको उस फिगर में 3 सीरीज नजर आएंगी। सबसे नीचे आपकी है 3D सीरीज, फिर आपकी उससे ऊपर क्या है 4D सीरीज, और फिर सबसे ऊपर जो है वो है 5D सीरीज। एक चीज नोट करो, जो 4D और 5D सबसे ऊपर है उन दोनों में जो गैप है वो कितना है, और जो 3D सीरीज है और 4D सीरीज है उनमें गैप कितना है। 3D में और 4D में गैप ज्यादा है, बट 4D और 5D में गैप क्या है, बहुत ही कम। ऐसा क्यों है कि 4D और 5D में गैप बहुत ही कम है, वो सारी चीजें यहां डिस्कस करनी है, बट अभी केवल आप सिर्फ इतना समझिए कि 3D और 4D में जब जाएंगे, या ये कह दूं कि जो 3D सीरीज से 4D सीरीज में जाएंगे रेडियाई बढ़ेगी, बट जैसे ही 4D से 5D सीरीज की तरफ मूव करेंगे तो रेडियाई ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी। ध्यान देना मेरी वर्डिंग पे, मैं कह रहा हूं ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी। ऐसा क्यों होता है, दैट इज टोटली ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, वही मैं बताने वाला हूं। यहां ध्यान दें, बोर्ड पे मैंने लिखा रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इंक्रीज फ्रॉम 3D टू 4D सीरीज, बट रेडियाई ऑफ 5D सीरीज आर वर्चुअली सिमिलर एज दोज ऑफ 4D। जो सिमिलर रेडियाई आई है 5D की 4D के साथ, यहां मैंने पॉइंट क्या बनाया, नेक्स्ट सिमिलर रेडियाई इज ड्यू टू, ये जो सिमिलर रेडियाई आई है 4D की और 5D की, दैट इज ड्यू टू फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल बिफोर 5D, मतलब 4f ऑर्बिटल पहले भरा गया है, किससे, 5D से। 4f को पहले भरा गया है 5D से, तो 5D में इलेक्ट्रॉन कम जाएंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी होगी कम होगी, और 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। उससे क्या होगा, कहता है कि दिस फीलिंग, भाई इलेक्ट्रॉन 4f में फिल हो गए पहले, किससे पहले, 5D से पहले। दिस फीलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल बिफोर 5D ऑर्बिटल रिजल्ट्स, क्या मिलता है इससे, रिजल्ट्स रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई, और उस डिक्रीज को नाम क्या दिया गया है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ध्यान सुने मैंने क्या कहा, 4D और 5D में जो एटॉमिक रेडियाई है वो नियरली क्या है, सिमिलर, और जो ये सिमिलर रेडियाई है ये किसके कारण है, ये फीलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल है बिफोर 5D। ठीक है, 4f पहले भरता है 5D से, अगर पहले भरेगा तो उससे क्या हो जाएगा, उससे
एक रेगुलर डिक्रीज आएगा एटॉमिक रेडियाई के अंदर, और उस डिक्रीज को नाम क्या दिया गया है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसके कारण ध्यान देना इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है, ड्यू टू दिस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन 4D एंड 5D सीरीज प्रॉपर्टीज आर सेम, या आर की बजाय यहां कर रही बिकम सेम या सिमिलर। ठीक है, तो जो इनकी प्रॉपर्टी, कौन कौन सी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, तो 4D एंड 5D की जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं दे विल बिकम सिमिलर या सेम, वो दोनों प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। किस किस की, 4D की और 5D की प्रॉपर्टी सेम हो जाएंगी, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी। अब जब साइज सेम हो गया, ऑलमोस्ट सेम सा ही हो गया है, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या मिलेंगी, सेम मिलेंगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन फिर से उठता है, भाई मैंने बताया कि 4F पहले भर दिया 5D से, इसी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया। क्वेश्चन ये कि वो 4F पहले क्यों भरा गया, ये तो क्वेश्चन बन सकता है, भाई व्हाई वी आर फिलिंग 4F बिफोर देन 5D, हम 5D से पहले 4F को भर ही क्यों रहे हैं। लिखा हुआ है फैक्टर रेस्पॉन्सिबल, जो फैक्टर है रेस्पॉन्सिबल किसके लिए, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के लिए। सो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज इम्परफेक्ट सील्डिंग। सील्डिंग इफेक्ट पढ़ा है आपने 11th क्लास में, इम्परफेक्ट सील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन विद या बाय अदर, imperfect shielding of one electron by other in the same set of orbital। सेम ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से शील्डिंग इफेक्ट शो करता है, उस शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है, वो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इम्परफेक्ट होता है, मतलब इट विल नॉट बी द परफेक्ट, या कह दूं कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो ड्यू टू दैट शील्डिंग इफेक्ट या ड्यू टू दैट इम्परफेक्ट शील्डिंग, वहां पे क्या हो जाता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का ये क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आंसर क्या बनेगा, द इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय अदर इन द सेम ऑर्बिटल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन किस किस के होंगे, वो एफ के भी हो सकते हैं, वो डी के भी हो सकते हैं। वैसे बता दूं, एफ के इलेक्ट्रॉन्स की जो शील्डिंग होती है वो पुअर होती है इंस्टेड ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। तो 4F की शील्डिंग पुअर हो गई किसके मुकाबले, 5D के मुकाबले। अब 4 इलेक्ट्रॉन कहां भरे जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे अभी एक बार यहां बोर्ड पे, इलेक्ट्रॉन कहां भरे जा रहे हैं, F में, बाहर कौन है, D। अब इलेक्ट्रॉन तो सारे यहां भरे जा रहे हैं, और बाहर जो आपका D में जो कुछ इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो न्यूक्लियस F का कोई रोल नहीं है बीच में, F का इफेक्ट या F की शील्डिंग जीरो हो जाती है, नेग्लेक्ट हो जाती है। तो फिर न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा किसके इलेक्ट्रॉन को, D के इलेक्ट्रॉन को। तो D के इलेक्ट्रॉन जब अट्रैक्ट होते हैं तो साइज क्या हो जाएगा, कंप्रेस। और सेम साइज काम किसमें हुआ था, सेम साइज काम पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर या पूरी आपकी जो ट्रांजिशन सीरीज है उसके अंदर होता है। बट यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं F में, बट शील्डिंग जो होती है F की बहुत पुअर होती है, तो साइज या ये कहते हैं कि बाहर के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट इजिली हो जाते हैं टुवर्ड द ENC। अब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और अगर साइज डिक्रीज होता है तो उसका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएगा किसके, 4D सीरीज के, क्योंकि 4D में क्या नहीं होता आपका, F नहीं होता ना, 5D में F आता है। ठीक है, तो F आपका 5D में आता है, 4D में F नहीं आता। तो 4D में तो D की शील्डिंग चलेगी, बट 5D में D की शील्डिंग नहीं चलेगी, या F की शील्डिंग चलेगी जो कि कम होती है D से, तो वो D के इलेक्ट्रॉन को अटैक करेगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एज द एटॉमिक मास, सभी को पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा है मैंने, एटॉमिक मास ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज, तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। एक क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं कई बार, वो मैंने यहां लिखा है, अमंग डी ब्लॉक के अंदर इरिडियम IR और स्कैंडियम, ध्यान सुनना मैंने पॉइंट बनाया क्या है, अमंग डी ब्लॉक एलिमेंट इरिडियम हैज द हाईएस्ट डेंसिटी। इरिडियम जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है, इरिडियम की। कितनी होती है, 22.6 ग्राम पर सेंटीमीटर
क्यूब। और सबसे कम किसकी होती है? सबसे कम होती है, लोएस्ट किसकी होती है? स्कैंडियम की। कितनी होती है? 3.43 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन बनता है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हु इज हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी एंड हु इज हैविंग द लोएस्ट डेंसिटी इन ट्रांजिशन एलिमेंट। ऑप्शन दे देगा, 3-4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से कोई एक आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान में क्या रखना, सबसे कम किसकी है और सबसे ज्यादा किसकी? सबसे कम है स्कैंडियम की, सबसे ज्यादा किसकी है? इरिडियम की। ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इन सीरीज, इन पॉइंट्स के अंदर, या ये कहूं कि एटॉमिक और आयनिक साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट में जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है वो किसका बनता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार बना है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पे। तो कोई आपसे ये भी पूछ ले व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो क्या बोलोगे? आप बोल सकते हो कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? दैट इज द रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई। रेगुलर डिक्रीज है एटॉमिक रेडियाई की। किसका रेगुलर डिक्रीज है? 5D सीरीज के अंदर। द रेगुलर डिक्रीज इन रेडियाई ऑफ 5D सीरीज एलिमेंट in respect of 4D, that is called lengthenoid contraction। या फिर मैं ये कह दूं, due to the filling of 4f orbital instead of 5D orbitals, there is a regular decrease in atomic radii and that decrease is called lengthenoid contraction। बात समझ आ गई? So all these points are related to atomic ionic sizes of transition elements या transition metals। Now next is ionization enthalpy। Now next one is there ionization enthalpy। Here I have written 6 points। Let's start with these 6 points। The very first point is ionization enthalpy of D block। As we know, the D block elements are present in between S and P block, and that's why they are called transition elements also। So S block और P block के बीच में D block होता है। अब S block की ionization enthalpy बहुत कम होती है, P ब्लॉक की आयनिक एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, तो फिर D ब्लॉक की क्या रहेगी? क्या बोल दूं कि D ब्लॉक की रहेगी इन बिटवीन P एंड S। द सेम पॉइंट इज हियर, द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट्स लाइज इन बिटवीन किसके? S एंड P ब्लॉक। तो S और P ब्लॉक के बीच में आएगी किसकी? D ब्लॉक एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्योंकि सभी को पता है लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, तो साइज ज्यादा है एस ब्लॉक का तो कम होगी, साइज कम है पी ब्लॉक का तो सबसे ज्यादा होगी, पर डी ब्लॉक का साइज इन बिटवीन होता है पी के और एस के, तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी? इन बिटवीन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आईई ऑफ डी ब्लॉक। आई का मतलब यहां आयनाइजेशन एंथैल्पी से कंफ्यूज मत होना। आईई ऑफ डी ब्लॉक इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, जैसे मैं चलूं स्कैंडियम टू जिंक चल रहा हूं या स्कैंडियम टू कॉपर चल रहा हूं, स्कैंडियम टू एमएन चल रहा हूं, तो लेफ्ट टू राइट जब मैं जा रहा हूं हर बार क्या बढ़ रहा है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो हर बार ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा? इंक्रीज। तो जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है वैसे वैसे IE पे भी इफेक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज होता है किसके अंदर? ENC के अंदर। ड्यू टू इंक्रीज इन ENC। ENC स्टैंड्स फॉर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा? IE फर्स्ट। IE फर्स्ट का मतलब व्हेन वी आर रिमूविंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सो IE फर्स्ट ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। ध्यान दें, ऑल दीज थ्री आर द लास्ट एलिमेंट्स ऑफ द सीरीज। 3D सीरीज का लास्ट एलिमेंट कौन है? जिंक। 4D का लास्ट कैडमियम और 5D का लास्ट मरकरी। सो IE फर्स्ट ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर वेरी हाई। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाई इट इज हाई, तो दिमाग में एकदम से क्लिक होना चाहिए, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नहीं थे? ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं थे ड्यू टू फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। और फुल्ली फील्ड है और फुल्ली फील्ड में से क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा। वेरी हाई इन देयर रेस्पेक्टिव सीरीज। अपनी अपनी सीरीज में इनका जो IE फर्स्ट है वो सबसे ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन।
मैंने पहले ही बताया आपको, फुल्ली फिल्ड होते हैं, डी में 10 होता है, एस में 4 होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो बात थी आई फर्स्ट की। बात आती है आई सेकंड। जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आई सेकंड ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर दोनों कौन से सीरीज के एलिमेंट हैं? दोनों आपके 3D सीरीज के एलिमेंट हैं। तो क्रोमियम और कॉपर की जब मैं आई सेकंड की बात करता हूं, इज अनयूजुअली वेरी हाई, ये बहुत ही ज्यादा हाई हो जाती है। वेयर D5 एंड D10 कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ Cr प्लस एंड Cu प्लस आर डिसरप्टेड। अगर मैं आपको बताऊं तो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आउटर मोस्ट ये होती है 3D5 4s1। कॉपर की क्या होती है? कॉपर की होती है 3D10 4s1। ध्यान दें, एक चला गया है, अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया है तो फिर यहां क्या बचा है? यहां बचा है डी में 5। एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, क्योंकि उसने कहा ना कि आई सेकंड की बात कर रहे हो, सेकंड मतलब फर्स्ट तो जा चुका है, अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब आई फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन कहां से निकला? एस में से निकला। यहां भी कहां से निकला? यहां से, मतलब ये तो चला गया आई फर्स्ट में। अब बात किसकी कर रहा है? आई सेकंड की। तो आई सेकंड के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा 5 में से और 10 में से। आपको पता है D5 मतलब फुल्ली हाफ, या ये कह लीजिए D5 का मतलब क्या होता है? हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड है तो ये भी क्या होता है? स्टेबल होता है। D10 क्या होता है? फुल्ली फील्ड होता है, तो ये भी क्या होता है? स्टेबल। और जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो वहां एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा। तो इसीलिए मैंने यहां लिखा कि क्रोमियम और कॉपर कि जब आई सेकंड मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो अनयूजुअली दे शो वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां से निकलना है? क्रोमियम के केस में D5 से निकलना है, कॉपर के केस में D10 में से निकलना है, क्योंकि Cr प्लस तो वो पहले से बन चुका है और Cu प्लस वो पहले से बन चुका है। D5 कब हुआ होगा? जब ये Cr प्लस होगा। D10 कब रहेगा? जब ये Cu प्लस होगा। तो इनको तोड़ना है, Cu प्लस Cr प्लस को तोड़ना है, Cu प्लस को तोड़ना है, मतलब D5 में से इलेक्ट्रॉन निकालना है और D10 में से निकालना है, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। फर्स्ट की बात हो गई, सेकंड की बात हो गई, आई थर्ड पे आइए। आई थर्ड ऑफ एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स? ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर क्वाइट हाई, बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अब हम कहां जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं शेर के मुंह में। शेर के मुंह का मतलब वी आर मूविंग टूवर्ड्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तरफ जाते जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करते जा रहे हैं। अब जैसे जैसे न्यूक्लियस के नजदीक जाएंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता जाएगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता जाएगा और स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती जाएगी, क्योंकि कई बार स्टेबिलिटी एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पे आती है, कई बार 2 लूज करने पे आती है, कई बार 3 लूज करने पे आती है। क्यों? क्योंकि स्कैंडियम की अगर मैं बात करूं, स्कैंडियम आउटर मोस्ट के 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो उसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बचती है। ठीक है, अगर मैं जिंक की बात करूं तो जिंक की अगर मैं कहूं तो जिंक के आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद D10 बचता है, जो कि फुल्ली स्टेबल होता है या कहूं हाईली स्टेबल होता है। इलेक्ट्रॉन निकालना काफी मुश्किल होता है। तो क्या पॉइंट बनाया मैंने यहां? आई थर्ड ऑफ एलिमेंट्स आर क्वाइट हाई एंड देयर इज अ सडन फॉल, बट कई केसेस में सडन फॉल भी, क्योंकि कुछ ऐसे भी तो होंगे जो अनस्टेबल बन जाएंगे। ठीक है, जैसे कि Mn+2 एंड Fe+2। Mn+2 के बारे में आपको पता है, Mn कैन शो द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस ग्रुप, सॉरी इन दिस सीरीज। Mn2+ can show maximum oxidation state in this series, that is +7। ये अपने आउटर मोस्ट के S और D सारे इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। D में से कितने आते हैं? 5। S में कितने आते हैं? 2। तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता है और क्या बना सकता है? +7 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ऐसे क्या करता है Fe किसके बाद आता है? Mn के बाद। तो ये भी अपने 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैंने बताया था आपको डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी कहां आएगी। ठीक है, एक पॉइंट मैंने और बनाया यहां I3 से बेस्ड के ऊपर। I3 ऑफ कॉपर, निकिल
एंड जिंक, ध्यान देना इन तीनों के बारे में। कॉपर, निकल एंड जिंक की IE3 वेरी डिफिकल्ट, मतलब इन तीनों की IE3 बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है, या मुश्किल तो ये कहूं कि इन तीनों में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, या ये कह दूं कि IE3 बहुत ज्यादा होती है इन तीनों की। ऐसा क्यों? क्योंकि दे आर नॉट शोइंग, ध्यान सुनना, नॉट शोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट, किससे ज्यादा? मोर देन +2। ये तीनों, कॉपर भी आपने देखा होगा +1 बनाता है, +2 बनाता है। निकल भी आपका क्या बनाता है? +2 बनाता है। जिंक आपका क्या बनाता है? +2। ये केवल इन स्टेट्स में स्टेबल होते हैं। इनसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डिमांड इनसे करोगे तो आपको एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? सो दैट इज अबाउट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये 6 पॉइंट मैंने बताए हैं। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो इसलिए ऑक्सीजन स्टेट डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।